इज इंडिया एग्रीकल्चर। अब ये भारत के एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, यानी कि भारत के अंदर जो खेती की जाती है वो किस प्रकार की खेती यहाँ पर होती है और किस प्रकार से उसको किया जाता है, इसके बारे में ये चैप्टर हमारा है। अब ये चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, हम जानते हैं कि भारत जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि लगभग भारत के अंदर 60% जो हमारी जो पावर है, यानी कि मैन पावर है हमारी, उसका 60% लगभग लेबर जो है वो खेती बाड़ी में लगा हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा हमारा जो एग्रीकल्चर यहाँ पर खेती बाड़ी भारत में ज्यादा की जाती है। अब बात करें भारत की इकोनॉमी की, तो भारत की इकोनॉमी के लिए भी मेन सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही हमको मिलती है। यानी कि खेती बाड़ी जो है वही हमारे देश की मेन इनकम का सोर्स भी है। और ज्यादातर लोग, जैसे मैंने बताया कि लगभग 60% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी में एंगेज रहते हैं। एग्रीकल्चर हमारा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। अब एग्रीकल्चर से भारतीय लोगों को, यानी कि हमारे लोगों को खाना मिलता है खेतीबाड़ी से। दूसरा, इससे हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड होता है, यानी कि रॉ मटेरियल जो हम इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, रॉ मटेरियल, वो भी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। लगभग एग्रीकल्चर जो है वो नेशनल प्रोडक्ट का 22% है। यानी कि एग्रीकल्चर से जो हमको चीजें मिलती हैं वो 22% है हमारे नेशनल प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा क्रॉप्स और कुछ फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं, क्रॉप्स और दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स, वो लगभग 18% कंट्रीब्यूशन देते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। यानी कि 18% एक्सपोर्ट हमारा जो है वो खेतीबाड़ी से ही आता है। इससे हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब यहाँ पर कि जो विदेशों में हम चीजें बेचते हैं तो उसके बाद हमें बदले में जो डॉलर्स, जो पैसे मिलते हैं, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं। So at the end we can say the Indian economy is mainly dependent on agriculture। जो भारतीय इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो we can say that India is an agrarian country। भारत जो है उसको अगर हम अग्रेरियन कंट्री कहते हैं, अग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चरल कंट्री, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हम भारत को एग्रीकल्चरल कंट्री कह सकते हैं। अब भारत के ज्यादातर जो एरियाज हैं वहां पर हर साल 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। अब इसके लिए क्या चीजें जिम्मेदार हैं, वो है पहले तो फर्टाइल प्लेन्स, यानी कि भारत के अंदर जो उपजाऊ मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो। फिर दूसरा, यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है जो कि पूरा साल फेवरेबल रहता है कल्टीवेशन के लिए। फिर इरिगेशन, फिर स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स। हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर स्किल्ड ऑल्सो। तो इस कारण से भारत के अंदर खेती काफी ज्यादा की जाती है। इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशिएंट। अब हम ये भी जानते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जो प्रोग्रेस है वो फिर भी हमें उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी होनी चाहिए। अब इसके कुछ कारण हैं जिस कारण से हमें जो एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। अब वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे। इंडियन फार्मर्स जो हैं वो ज्यादातर हम जानते हैं कि दे आर वेरी पुअर। वो बहुत ही गरीब हैं और अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं और बहुत ही पुअर हैं हमारे फार्मर्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो भारत की है वो बहुत ही कम है दूसरे वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के मुकाबले। यानी कि यहाँ पर खेती होती सबसे ज्यादा है, लगभग 60% लोग खेती करते हैं, लेकिन पूरी वर्ल्ड के मुकाबले ये काफी कम है। इसके लिए क्या रीजंस हैं? अब दूसरे देशों में अगर कम खेती होती है लेकिन वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये तो हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो इसके कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कम है उसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात इसके लिए हम देखेंगे वो है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। यानी कि जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है वो प्रॉपर नहीं है। जब पानी नहीं मिलेगा फसल को तो आप समझ सकते हो कि खेती नहीं हो पाएगी। तो पहला रीजन है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन नहीं है। दूसरा, इररेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। भारत के अंदर जो बारिश है वो रेगुलर नहीं है और सर्टेन भी नहीं है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि कब आएगी, और दूसरा ये भी नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। यानी कि आएगी तो कभी तो पूरा भारत डूबने को हो जाता है, इतनी ज्यादा बारिश होती है, फसलें धुल जाती हैं। और कभी कभी ऐसा हाल होता है कि बारिश बहुत कम होती है और
फसलों को पूरा पानी नहीं मिल पाता और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है, तो इस कारण से भी यहाँ पर खेतीबाड़ी डिस्टर्ब रहती है। इसके बाद जो हम पॉइंट उठाएंगे वो है मोर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है अभी भारत की। अब ज्यादा पॉपुलेशन है जिस कारण से खेतीबाड़ी के लिए जो जमीनें हैं वो काफी कम है हमारे पास। इसके अलावा लार्जर फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज होने की वजह से खेती जो है वो काफी कम हो पाती है, यानी कि जमीनें तो कम हैं लेकिन फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर अगला रीजन जैसे कि स्मॉलर फार्म्स की, हमारे जो फार्म्स है, फार्म हाउसेस हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। फिर नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन, कि भारतीय फार्मर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो सिंपल खेतीबाड़ी करने में विश्वास रखते हैं। वो किसी भी प्रकार का रिस्क उठा के खेती को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज काफी कम होता है भारत के अंदर। केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। मॉडर्न मशीनरी का यूज भी काफी कम होता है। और साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के प्रति जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच है वो भी नहीं है प्रॉपर, कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि साइंटिफिकली कुछ आगे बढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट करें ताकि कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल पाए, लेकिन हम लोग अपने जिस प्रकार से पुराने ढंग से खेती हो रही थी उसी तरीके से हम करते जा रहे हैं। फिर एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो खेतीबाड़ी से दूर भागते जा रहे हैं। एजुकेटेड लोग खेतीबाड़ी से बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं, उनको खेतीबाड़ी करनी ही नहीं है। ज्यादातर जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, उनके जो बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो उसके बाद वो शहर में जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं, खेतीबाड़ी से वो दूर चले जाते हैं। और इसके अलावा द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, और खेतीबाड़ी एक समय है, वैसे हम देखने जाए तो किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। अगर किसान ना हो तो हम सब भूखे मर जाएं, पूरा देश भूखा मर जाए, लेकिन फिर भी खेतीबाड़ी का स्टेटस काफी ही लो माना जाता है, यानी कि खेती करने वाले लोगों को, मतलब किसानों की कोई खास वैल्यू नहीं समझी जाती है। अगला हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि अब फार्मिंग के टाइप्स के बारे में, यानी कि कितने प्रकार की फार्मिंग भारत में की जाती है वो हम पढ़ेंगे। अब फार्मिंग जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिवाइड की गई है, उसको हम अलग अलग तरीके से देख के बाइफरकेट करते हैं। जिसमें पहला जो है वो हम देखते हैं कि फार्मिंग टाइप्स जो है उसको इरिगेशन मेथड के आधार पे, दूसरा हम देखते हैं फार्म आउटपुट्स के हिसाब से, और इकोनॉमिक रिटर्न्स के हिसाब से हम लोग इसको बाइफरकेट करते हैं। अब सबसे पहला जो है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? अब आजादी के बाद हमारे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत सारे लगाए गए, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इंडियन फार्मर की वो बहुत ही वीक है आज भी। यानी कि आजादी के बाद से ही भारतीय फार्मर्स के लिए बहुत सारा काम किया गया, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन आज भी बहुत ही पुअर है। इसका कारण क्या है? अब देखिए, सीड्स बहुत कॉस्टली हैं, यानी कि जो बिजाई के लिए जो बीज का यूज किया जाता है बहुत कॉस्टली है, फर्टिलाइजर्स बहुत कॉस्टली है, और यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं हमारे जिनसे कीड़ों को मारा जाता है फसल में लगने वाले, ये सब अफोर्डेबल नहीं है स्मॉलर फार्म होल्डर्स के लिए। जो छोटे किसान हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इससे द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। अब इससे क्या होगा? जब आप महंगे बीज नहीं खरीद पाएंगे, जब आप अच्छे किस्म के फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाएंगे, जब आप कोई भी जो उत्तम यानी कि जो मॉडर्न मेथड है जब उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे खेती में, तो क्या होगा? जो आपके जो प्रोडक्शन है, जितनी प्रोडक्शन आपके खेत में होगी वो भी उतनी ही होगी, लिमिटेड होगी, जिससे सिर्फ आपके परिवार का पेट पाला जा सके। यानी कि आप कुछ ज्यादा नहीं कमा पाओगे उसको बेचकर, सिर्फ आप जितना उसमें उगाओगे उससे आपके परिवार का पेट भर जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि देयर विल बी नो प्रॉफिट। तो इस तरह की खेती को कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। और सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि उतनी ही खेती, उस प्रकार की खेती जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार का पेट पल रहा है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कुछ भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं।
अब आप जानते हैं कि भारत के अंदर रेनफॉल जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि सफिशिएंट नहीं रहती है, बहुत कम बारिश होती है बहुत टाइम पे। तो फिर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो भी बहुत कम है। फिर ज्यादातर जो हमारे फार्म्स हैं, फार्मर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर। ज्यादातर इनकी डिपेंडेंसी रहती है बारिश के ऊपर, और सिर्फ एक ही क्रॉप जो है वो लगाई जाती है ज्यादातर। ओनली वन क्रॉप इज टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड, यानी कि जो बारिश के कारण जो लैंड है उसको जो बेनिफिट मिलता है, ह्यूमिडिटी जो पानी वो सोख लेती है जमीन हमारी, उससे सिर्फ एक ही क्रॉप को बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद जब हमें फसल लगानी होती है तो हमारे पास अगर पानी ना हो तो दिक्कत होती है। तो ऐसी खेती जो बिना इरिगेशन फैसिलिटीज के, यानी कि जो बारिश के ऊपर डिपेंड रहकर उगाई जाती है, उसको कहा जाता है ड्राई फार्मिंग। यानी कि ड्राई फार्मिंग जैसे आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर हम लोग काफी जगहों पर मूंगफली की खेती करते हैं, ग्राउंडनट की खेती करते हैं। अब ग्राउंडनट की खेती करते क्या होता है, ग्राउंडनट जब बारिश होने वाली होती है, जब बारिश का सीजन आता है, उस समय किसान जो है वो खेतों के अंदर जुताई करके उसके अंदर मूंगफली के बीज डाल देते हैं और उस बारिश से ही वो उगता है। उसको अलग से इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। तो ये फार्मिंग जो बिना पानी के उपयोग के, बिना इरिगेशन फैसिलिटीज के की जाती है, इसको हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स जो हैं, ज्वार, मिलेट और कुछ पल्सेस जो हैं, इनको कम पानी चाहिए उगने के लिए, इस कारण से इनको उगाया जाता है। तो ये है हमारी ड्राई फार्मिंग। अब अगली जो हमारी टाइप ऑफ फार्मिंग है वो है वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग क्या है? वेट फार्मिंग जो है वो उन रीजन्स में लागू की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी कि जहां पर हैवी रेनफॉल होती है। तो वेट फार्मिंग, जैसे कि वर्ड वेट का मतलब होता है गीले हो जाना, तो गीली फार्मिंग बोल सकते हैं, गीली खेती, वो उन जगहों पे होती है जहां पर ज्यादा रेन होती है और ज्यादा पानी की फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। अगर वहां पर रेनफॉल सपोज नहीं भी होती है तो भी वहां पर कम होती है रेनफॉल या फिर नहीं भी होती है तो भी वो साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स वहां पे उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। पानी जो है, सिंचाई, यानी कि जो नहरों और दूसरे साधनों से उनको पानी मिलता है, उसके द्वारा वो साल में 2 से ज्यादा फसलें भी वहां पर उगा सकते हैं, जैसे कि पैडी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट और वेजिटेबल्स, इन सब चीजों को उगाया जा सकता है। तो वेट फार्मिंग मतलब उन जगहों पे खेती जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर सफिशिएंट मात्रा में ये मिलता है उनको, सिंचाई के साधन, इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर हैं, उसको हम कहते हैं वेट फार्मिंग। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको जूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जंगल को जला दिया जाता है और उसको साफ किया जाता है, फिर उस पे खेती की जाती है। जंगल को जलाकर उसको साफ करके फिर उस पे खेती की जाती है। यहाँ पर जो खेती है वो सिर्फ 2 से 3 साल की जाती है, फिर 2-3 साल खेती करने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, वो एरिया अबंडन कर दिया जाता है, उस एरिया को फिर खाली कर दिया जाता है, एंड द सेम मेथड इज अप्लाइड टू स्टार्ट द फार्मिंग एट द अदर प्लेस। और फिर यही मेथड से दूसरी जगह पर खेती की जाती है, यानी कि फसल को, पेड़ों को जला दिया जाएगा, जंगल को, फिर जली लकड़ियां हैं उनको साफ करके वहां पे खेती की जाएगी। इस एग्रीकल्चर को जूम एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और ये जो है इसमें सीरियल्स और वेजिटेबल्स जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफी कम रहती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर एग्रीकल्चरल जो मॉडर्न मेथड्स हैं या मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं या मॉडर्न जो भी हमें बीज या खाद या फर्टिलाइजर्स मिलते हैं उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस कारण से इसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ही कम रहती है। अगला हमारा टॉपिक है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें रबर, टी, कॉफी, कोको, कोकोनट और एप्पल, मैंगो जैसे जो फसलें हैं ये उगाई जाती हैं, जो बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। और इस एग्रीकल्चर में बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत ज्यादा केयर की जाती है। अब यहां पर यह भी जरूरी है कि यहां पर मोर
कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। यहाँ पर स्किल चाहिए, फिर टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, और अच्छी मशीनें चाहिए, फिर फर्टिलाइजर्स चाहिए, फिर प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड्स, और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें भी चाहिए। यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर को अगर मैं वेरी शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे आप जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि गुजरात में, कच्छ में खासकर हमारे आजू बाजू काफी जगहों पर खारेक की खेती की जाती है, जो खजूर है उसकी। अब आप जब जाते हैं उसके बगीचे के अंदर तो आप देखते हैं कि उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। उन खजूरों को, अभी प्रेजेंट टाइम में बारिश होने वाली है जिस कारण से वो फसल खराब भी हो सकती है, तो उन खजूर के जो गुच्छे हैं उनको पूरे तरीके से ऊपर से पॉलिथीन से कवर कर दिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट धूप उनको ना लगे और वो खराब ना हो। तो उनकी जो केयर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप दूसरे बगीचों में जाओगे, आम के बगीचे हो गए या किसी भी फ्रूट के बगीचे होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि जो पौधे हैं, जो फल लगने वाले हैं, वो खराब ना हो। तो इस तरह की खेती जो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा केयर भी वहां पर करनी पड़ती है। ये थी हमारी फार्मिंग। इसके आगे हमारा जो अगला फार्मिंग है वो है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग जो है ये एक मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग है। ये कौन सी वे है? मैकेनाइज्ड वे थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज्ड इरिगेशन। यहां पर यानी कि जो मॉडर्न मेथड्स है उनका उपयोग ज्यादा किया जाता है, यानी कि इरिगेशन मेथड, बहुत ज्यादा मशीनों का यूज किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स और मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। तो यानी कि मॉडर्न मेथड्स का जो टोटल यूजेज करके जो खेती की जाती है उसको हम कह सकते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसके अंदर ज्यादातर कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं। The per hectare production has increased very much। अब इसमें जो पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन रहता है वो काफी बढ़ चुका है, और जो भी क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं वो एरिया भी काफी बढ़ चुका है। यानी कि इस फार्मिंग का ज्यादा बोलबाला है भारत के अंदर। एज मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द इकोनॉमिक रिटर्न, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक रिटर्न को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इस कारण से इस फार्मिंग को कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। अब इसी टॉपिक को अगर मैं एक बार और आपको समझाऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन जो है, इसमें टोटल मॉडर्न मेथड्स का यूज होता है, और इसके अंदर जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एक्सेट्रा, सब चीजों का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन से बेनिफिट कमाया जा सके। जब बेनिफिट मिलेगा लोगों को तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग भी इसको नाम दिया गया है। इसका ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब अगला टॉपिक हमारा जो है फार्मिंग मेथड्स। अब हम फार्मिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे कि मेथड्स के फार्मिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। अब इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? द रेट एट विच केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड। यानी कि आज हम देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज काफी बढ़ गया है। अब इस कारण से इनके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं हमको इन केमिकल्स के। आज आप जानते हैं बहुत जगहों पर लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या फिर बोलते हैं कि ये चीजें ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर केमिकल्स का यूज ना किया जाए, भले वो किसी भी प्रकार का केमिकल हो, भले वो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पर क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स, ये केमिकल्स जो हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, ये सब हमारी फसलों पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स के ऊपर लगे रहते हैं, और जब हम इनको खाते हैं तो ये हमारी स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इससे ज्यादा डैमेज होता है हमारे एनवायरनमेंट को भी। जब आप फसलों के ऊपर दवाई छिड़केंगे और वो बारिश के पानी में मिलकर नदियों नालों में मिल जाएगी तो इससे हमारे नदी नाले भी बर्बाद हो जाएंगे। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज रिड्यूस्ड। इनके उपयोग से जो हमारी जमीन है, सॉइल है, वो भी बर्बाद हो जाती है।
इससे प्रोडक्शन ऑफ द लैंड कम हो जाता है, यानी कि लैंड की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी में भी गिरावट आ जाती है जब इसको ज्यादा समय तक यूज किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है हमारे लैंड के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। लेकिन हम जो फार्मिंग के अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारे फसलों को, हमारे स्वास्थ्य को, एनवायरमेंट को और सॉइल को भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो मेथड है जिसमें हम यूरिया या फिर किसी और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर किसी भी केमिकल का यूज नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है फिर, अब क्रॉप्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मिलता है डंग से, गोबर से, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर से, कंपोजिट फर्टिलाइजर से, फिर काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क एक्सेट्रा। यानी कि जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गोबर गैस प्लांट आता है, जो गाय भैंसों का गोबर है या घर का जो भी फालतू चीजें हैं वो जब हम उस गड्ढे में डाल देते हैं, घर के बाहर जो बनाया जाता है जिसको हम गोबर गैस पिट बोलते हैं, तो वो सड़ने के बाद वो गोबर गैस भी प्रोड्यूस करता है जिसका हम रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। और जो मटेरियल नीचे बचता है गैस के खत्म होने के बाद उसको हम निकाल के खेतों में डाल सकते हैं, और वो जो है वो टोटली ऑर्गेनिक है, उसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया गया है। तो उसके यूज से फर्टिलाइजर जो है उनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे क्रॉप प्रोटेक्टेड भी रहती हैं, क्रॉप्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप बिना अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली कोई चीज खाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से पकाई हुई चीज खाएंगे, तो उसमें नेचुरल टेस्ट होगा, स्वीटनेस होगी और फ्रेग्रेंस होगा। यानी कि अभी आम का सीजन आ गया है, सबके मुंह में पानी आ जाएगा अभी आम का नाम सुनते ही। अब आम का सीजन आया है तो आम जो आप खाते हो, आप देखते हो कि तरह तरह के आम लोग बेच रहे हैं, लेकिन आप कुछ आम को खाएंगे, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जब हम उसको खाएंगे तो वी वॉन्ट गेट दैट टेस्ट एंड फ्लेवर जैसा हमको चाहिए। तो उसका रीजन है फर्टिलाइजर्स का यूज करना ज्यादा। तो ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज से वो जो पकाए जाते हैं फल, उसमें वो नेचुरल टेस्ट नहीं रहता है। जबकि आप पेड़ से तोड़कर जब फल खाओगे तुरंत ऑर्गेनिक तरीके से पका हुआ, उसकी स्वीटनेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अलावा मिनरल्स उसके अंदर आपको मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो आपको एनर्जी प्रदान करें। इसीलिए आज जो हम लोग चीजें खाते हैं, हमारा भले खाना पीना कितना भी अच्छा हो, लेकिन उससे हमारे जो बॉडी को जो चीजें चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर्ली। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभाव है। अगर हम ऑर्गेनिक चीजें खाएं तो हमें वो सब चीजें मिल पाएंगे। आज हम जो दूध पीते हैं, इवन उसके अंदर भी वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कैल्शियम नहीं है जो हमें मिलना चाहिए। तो ये थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब दूसरी तरह की फार्मिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है? अब ध्यान रखा जाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी, वो लंबे समय तक बनी रहे, तो उसकी केयर की जाती है। उसकी केयर कैसे की जाती है? बाय क्रॉप रोटेशन और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ओनली व्हेन नेसेसरी, फिर यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स एंड use of biotic controls for insects and harvest, water conservation etc. यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसमें क्रॉप रोटेशन के द्वारा, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करें ज्यादा, बिल्कुल जरूरी हो तब ही किया जाए, जब तक जरूरी ना हो उसका उपयोग ना किया जाए, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी केयर की जाए थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है वो थोड़ा आपको मैं समझा सकता हूं अभी। क्रॉप रोटेशन मतलब जैसे कि आप एक ही तरह की फसल अगर बार बार उगाते रहेंगे तो उस फसल की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट लेके धरती के अंदर, सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी पैदा कर देगी, क्योंकि आप बार बार उसी चीज को ले रहे हो, उसी चीज को बार बार आप वही फसल उगा रहे हो। तो उसको समझो आपकी सॉइल के अंदर 5 तरह के मिनरल्स हैं जिसको मैं नाम देता हूं A B C D E। अब पांचों न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें से
हमने एक फसल लगाई जिसको ए न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, तो आप हर साल वही फसल लगा रहे हैं, तो हर साल आपकी सॉइल में से ए न्यूट्रिएंट गायब होता जा रहा है, तो आपके पास बचेगा बी, सी, डी, ई, लेकिन ए नहीं बचेगा, क्योंकि आप ज्यादा ए का यूज कर रहे हैं, आपकी फसलें जो है वो ए का ज्यादा यूज कर रही हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप केमिकल फर्टिलाइजर डालो जिसमें ए न्यूट्रिएंट हो, दूसरा अगर आप क्रॉप रोटेशन करोगे, आपने एक साल ऐसी फसल लगाई जिसको ए न्यूट्रिएंट चाहिए, तो अगले साल आप क्या करो, ऐसी फसल लगाओ जिसको बी न्यूट्रिएंट चाहिए। अब बी न्यूट्रिएंट यूज होगा तो ए की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तीसरे साल आप सी न्यूट्रिएंट वाली फसल लगाओ तो ए और बी की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार क्रॉप रोटेशन के द्वारा जो खेती बाड़ी की जाती है, यानी कि नेचुरल मेथड से कोशिश की जाती है, इसको करने का तरीका है, इवन जो वाटर कंजर्वेशन भी इसके अंदर आती है। तो ऐसी हम खेती को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। आगे है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब ऐसी खेतीबाड़ी जिसमें सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर आधारित न रहकर हम जानवरों को पालते हैं, कैटल रेयरिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें पोल्ट्री मुर्गी फार्म आ गया, सेरिकल्चर आ गया जिसमें हम हनी बी वगैरह को पाल सकते हैं, फिशरी आ गई जिसमें मछलियों को पाला जाता है, एटसेट्रा। तो इन सब के द्वारा जो आपकी इनकम है वो चलती रहेगी, भले आप खेती आपकी थोड़ी कम ज्यादा भी होगी, लेकिन बाकी चीजों से आपका घर बार चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अभी आगे देखते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। अब एज पर द सीजन द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। भारत की जो फसलों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है खरीफ, खरीफ क्रॉप्स यानी कि मॉनसून सीजन वाली, रबी यानी कि विंटर वाली, और जायद यानी कि समर सीजन में उगने वाली फसलें। अब जो रेनी सीजन में होती हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, जो सर्दियों में होती हैं वो रबी क्रॉप्स, और विंटर समर वाली को हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। अब इनको उगाने का समय क्या है? मॉनसून जो है जून जुलाई में शुरू होता है, तो इनका जो समय है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक रहता है। रबी जो है ये विंटर में है, तो यानी कि विंटर हमारा अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक जाता है, तो ये टाइम रहता है इन क्रॉप्स का। और जायद जो है वो है मार्च से जून तक, यानी कि गर्मी का मौसम है। अब फसलों के नाम कुछ एग्जांपल्स जो आप लेना चाहें तो यहां से कोई भी 2-2, 3-3 एग्जांपल्स अपने याद आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब भारत जो है ऐसा देश है जिसमें जियोग्राफिकल कंडीशंस, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ लैंड एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये सब चीजें डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर क्लाइमेट अलग अलग है पूरे भारत के अंदर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग तरह का मौसम है, यानी कि सब कुछ डिफरेंट है। इस कारण से यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें भी उगाई जाती हैं, जिनके इस टेबल के अंदर आप काफी सारे नाम देख सकते हो। फूड ग्रेन्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, बेवरेजेस, कैश क्रॉप्स, कॉन्डिमेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ये आप अपने टेबल में देख के लर्न कर सकते हैं थोड़े बहुत इसमें से। अब हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स के बारे में। फूड ग्रेन्स जो हैं वो लगभग 75% एरिया पे ग्रो किए जाते हैं। टोटल एरिया जो हमारा यहाँ पर खेती लायक है उसमें 75% एरिया पे फूड ग्रेन्स उगाई जाती हैं, और 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन, और 50% जो टोटल प्रोडक्शन है वो ग्रेन से ही मिलता है। और मेजर फूड ग्रेन जो है उसमें पहला आता है पैडी। पैडी मतलब चावल, पैडी मतलब चावल। अब आप सब ये खाते ही होंगे चावल तो। So it is one of the important crops of India. A large majority of the world, यानी कि लगभग बहुत सारे लोग दुनिया के हैं, लगभग आधी पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो राइस खाती है। भारत का नंबर कितना है भाई? दूसरा नंबर आता है वर्ल्ड में। पहले नंबर पे कौन है? चाइना, पैडी प्रोडक्शन में। ये चीजें आपको याद रखनी है। The largest producer of paddy is China. The second largest is India. भारत के अंदर लगभग 1/4 जो एरिया है, टोटल एरिया, उस पे पैडी उगाया जाता है। पैडी जो है उसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर कम से कम 20 डिग्री चाहिए। इसके लिए फर्टाइल एलुवियल सॉइल, और लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए इसको भाई, बारिश काफी चाहिए इसको। तो जो रीजन्स में बारिश कम होती है, जैसे कि पंजाब,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स, वहां पर इसकी खेती नहीं हो सकती है, लेकिन इन जगहों पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इरिगेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, जिस कारण से पैडी अच्छे से उगाया जाता है। इसको ह्यूमन लेबर ज्यादा चाहिए, और ये कुछ स्टेट्स के नाम है जहां पर पैडी ज्यादा उगाया जाता है। ये कुछ पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। The crop is taken 2 or 3 times in वेस्ट बंगाल। इस क्रॉप को 2 से 3 बार वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एक्सेट्रा में पाया जाता है। अब गुजरात जो है, यहाँ पर भी पैडी उगता है। कहाँ पर? सिर्फ सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड़ एक्सेट्रा। पैडी को ज्यादा पानी चाहिए, और पैडी फील्ड्स जो रहते हैं वो हमेशा पानी के से भरे रहते हैं, यानी कि जब इसको उगाया जाता है तो पानी के अंदर ही उगाया जाता है। इसका छोटा सा पौधा रहता है, आपने अगर देखा हो तो छोटा सा पौधा रहता है। इसको जब लगाया जाता है तो खेत के अंदर पानी खड़ा होता है, फिर इसको लगाया जाता है। और पैडी जो है इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकलर्स के द्वारा, यानी स्प्रिंकलर आप जानते हैं, फव्वारे जो होते हैं, उसके द्वारा इरिगेशन करके भी इसको पैदा किया जाता है, और उससे पानी की थोड़ी बचत हो सकती है। ये देखिए, आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये जो लेडीज है, दोनों मजदूर जो आप सामने देख रहे हैं, ये पानी के अंदर, नीचे पानी है और पानी के अंदर वो छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, दैट इज पैडी। अगला हमारा टॉपिक है वीट। वीट जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप हमने देखा पैडी था, सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी ये पैडी के बाद। वीट लगभग 1/3 एरिया पे उगाई जाती है भारत में, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोगों का मेन खाना है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोग इसको ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ये एक रबी क्रॉप है और टेम्परेट जोन में उगाई जाती है। इसको उगाने के लिए लगभग ब्लैक या फर्टाइल लूमी सॉइल चलेगी। रेनफॉल कम से कम 75 सेंटीमीटर चाहिए, और वीट जो है कम बारिश वाले इलाकों में भी उगाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरियाज रिसीविंग, यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर वीट नहीं उगाई जा सकती है भाई। इसके लिए लेबर काफी कम चाहिए, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ है उसके बाद से वीट प्रोडक्शन भारत का लगभग डबल हो गया है। वीट कल्टीवेशन पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसी जगहों पे ज्यादा होता है। और इसमें आगे देखें हम तो इरिगेशन फैसिलिटीज जिन स्टेट्स के अंदर ज्यादा है वहां पर पर हेक्टर प्रोडक्शन भी ज्यादा है। पंजाब की बात करें तो कैनल वाटर जो है पंजाब में, इस कारण से वीट काफी ज्यादा उगाया जाता है, कैनल वाटर के कारण। इसी कारण से पंजाब को हम कहते हैं वीट बाउल ऑफ इंडिया। विच स्टेट इज नोन एज द वीट बाउल ऑफ इंडिया? दैट इज पंजाब। इसके अलावा पंजाब काफी जगहों पे उगाया जाता है। भालिया वीट जो है वो भार रीजन जो गुजरात में है वहां उगाई जाती है, वहां की वैरायटी जो है उसको भालिया वीट कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इन सब जगहों पे भी गुजरात के अंदर ये फसल उगाई जाती है। वीट को एक और नाम दिया गया है, किंग ऑफ ग्रेन्स। विच क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ ग्रेन्स? ये आपको याद रखना है, किंग ऑफ ग्रेन्स है वीट को कहते हैं किंग ऑफ ग्रेन्स। अब चलते हैं हम आगे हम चलते हैं ज्वार के ऊपर। ज्वार जो है वो पैडी और वीट के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है, यानी सबसे पहले पैडी, फिर वीट, और उसके बाद तीसरे नंबर पर उगाई जाने वाली फसल है ज्वार। ये ड्राई एरियाज में जहां पर कम बारिश होती है वहां पर ज्यादा उगाई जाती है। ज्वार जो है वो खरीफ और रबी क्रॉप है, दोनों ही सीजन में उगाई जा सकती है। टेम्परेचर इसको लगभग 25 डिग्री से 30 डिग्री चाहिए। बारिश 125 सेंटीमीटर रेनफॉल हो तो भी चलेगा। ब्लैक सॉइल चलेगी, लूमी सॉइल भी इसके लिए फेवरेबल है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा जगहों पे ज्यादा उगाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है मिलेट। मिलेट जो है इसको हम ग्रेन ऑफ लेबरर्स भी कहते हैं, यानी कि मजदूरों का खाना। ये लगभग उन जगहों पे उगाई जाती है जहां पर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहता है। रेनफॉल लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर, और लाइट सैंडी सॉइल इसके लिए काफी पर्याप्त रहती है।
कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। अब अगली जो हमारी फसल है वो है मेज। मेज जो है ये खरीफ क्रॉप है। ये लगभग मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट। पैडी और व्हीट जो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं पूरी दुनिया में, उसके बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है मेज। मेज हिली एरियाज में ज्यादा उगाई जाती है। ये स्टेपल फूड है लोगों का, और मेज के अंदर स्टार्च काफी होता है, ऑयल प्रोटीन रहता है, इससे बायोफ्यूल भी मिलता है। तो इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रोकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर सुइटेबल फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। बारिश लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री चाहिए। इट्स यूजेज इज इंक्रीजिंग एज एनिमल फॉडर। इसका उपयोग अब बढ़ता जा रहा है जानवरों के चारे के रूप में, खाने के लिए और ऑयल बनाने के लिए। इट इज इंक्रीजिंग यूज एज एनिमल फॉडर, मेकिंग पॉपकॉर्न्स एंड फॉर एडिबल ऑयल। इन सब चीजें, मक्की का तेल भी आता है आप जानते हो आजकल, मेज ऑयल है, पॉपकॉर्न बनते हैं इससे, और एनिमल फॉडर के तौर पे भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जानवरों के चारे के रूप में। कुछ स्टेट्स जो हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, ये सब स्टेट्स इसको काफी ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। गुजरात के अंदर पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा में इसको उगाया जाता है। चलिए अब आपको दाल खिलाएंगे। पल्सेस जो सब लोग खाना पसंद करते हैं और बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, और आप लोगों की जो उम्र है ये ग्रोइंग एज है, बढ़ती उम्र है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पल्सेस खानी चाहिए। मैं तो कहूंगा सब्जी बंद करके आप इसी को खाना शुरू कर दीजिए, दिन में एक बार तो जरूर लेना चाहिए। इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस के अंदर हमको सबसे ज्यादा मिलता है प्रोटीन। इसके अलावा जो फसल दालों के नाम हैं ये आप जानते, तुअर दाल, मूंग दाल, ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा, ये सब जो हैं ये सब दालों के नाम हैं। ये लगभग खरीफ क्रॉप्स हैं, और कुछ जो है वो रबी में भी, यानी कि रबी सीजन में भी उगाई जाती है। पल्सेस ज्यादातर सब स्टेट्स में उगाई जाती हैं, सिर्फ उन जगहों पे नहीं उगाई जाती है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में इसको नहीं उगाया जाता। एमपी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा दालों को उगाया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी काफी जगहों पर दालें उगाई जाती हैं। अब इसमें नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर जब उसकी कमी हो जाती है, सॉइल के अंदर जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ये पौधे उगाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जो पल्सेस हैं इनके जड़ें जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इस कारण से नाइट्रोजन जो है उसकी कमी पूरी हो सकती है। आगे हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, वो है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की बात करते हैं। ऑयल सीड्स में अगर हम नाम लें तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये सब जो हैं ये सब हमारे वो पौधे हैं जिनसे हमें तेल मिलता है, और तेल के बिना तो आप जानते हैं कि हमारा खाना ही नहीं बनेगा। तो एडिबल ऑयल जो है वो सब इन्हीं सीड से निकाला जाता है, एडिबल ऑयल जो हम खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा द रिमेनिंग ऑयल केक, जो तेल निकालने के बाद जो चीज बच जाती है उसको एनिमल फॉडर के तौर पे यूज किया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है। और बायोटिक मैन्योर, यानी कि आप उसका उपयोग खेतों में मैन्योर यानी कि खाद के तौर पे भी कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्लैक सॉइल चलेगी इसके लिए, मिक्सचर ऑफ लूमी एंड सैंडी सॉइल भी चलेगी, और ऐसा लैंड जो ज्यादा समय तक पानी को रिटेन ना रखे, यानी कि जिसके अंदर पानी ना रुके, ऐसी जो सॉइल है वो भी चलती है इसके लिए। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, रेनफॉल काफी कम 50 से 70 सेंटीमीटर, ये सब कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल है। ग्राउंडनट जो खरीफ क्रॉप है, जहां भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वहां पे इसको समर में भी उगाया जा सकता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, ये सब जगहों पे इसको उगाया जाता है। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। अब हमने देखा चाइना सब जगहों पे हमसे आ गया भाई,
तो चाइना जो है वो भारत से आगे है इसको उगाने में, और भारत का नंबर दूसरा आता है। होपफुली आने वाले समय में हम इनसे भी आगे हो जाएंगे। गुजरात में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट होती है भारत के अंदर। ग्राउंडनट ऑयल जो है वो गुजरात में ज्यादा यूज किया जाता है खाने के लिए। वैसे तो पूरे भारत में यूज किया जाता है, लेकिन गुजरात में ज्यादा किया जाता है। शीशम ऑयल, जिसको हम तिल ऑयल भी कहते हैं, तिल का तेल, ये बहुत पुराने समय से भारत में यूज होता है। और ये जो फसल है इट इज रेन बेस्ड और खरीफ क्रॉप, इसको खरीफ क्रॉप कह सकते हैं हम लोग। साउथ इंडिया में इसको रबी क्रॉप के तौर पे भी उगाया जाता है, और कभी कभी इसको जायद क्रॉप के रूप में भी उगाया जाता है। ये लगभग सब स्टेट्स के अंदर होता है। इसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसमें ऑयल काफी ज्यादा होता है। एंड जो दुनिया के ज्यादातर पार्ट्स हैं इसको वहां पर खाने के लिए यूज किया जाता है, दुनिया के ज्यादातर पार्ट्स के अंदर। और इसके कुछ प्रोड्यूसर्स जो है भारत के अंदर, वो नाम मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एक्सेट्रा। गुजरात स्टेट फर्स्ट नंबर पे है तिल के प्रोडक्शन में, तो सबसे ज्यादा तिल प्रोडक्शन यहीं पर होता है। मैक्सिमम तिल जो है वो बनासकांठा में उगाया जाता है, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ टिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया। भारत ही है दुनिया में, भले चाइना सबसे ज्यादा बनाता होगा या कुछ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तिल का तेल भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया में। मस्टर्ड ऑयल, चलो सरसों के तेल की तरफ लेके चलते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। मस्टर्ड सीड और इससे बनने वाला ऑयल, इन दोनों का यूज किया जाता है, हम घरों में करते हैं। इसके अलावा राई आप जानते हैं जो खाने में डाली जाती है, मस्टर्ड सीड कहा जाता है जिसको, इसका तेल भी बनता है। इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है, और खाने के तेल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, एमपी, ये जो है यहाँ पर ये काफी मात्रा में उगाया जाता है। अभी आप लोगों को मैं कोकोनट खिलाने ले चलता हूँ। चलिए, कोकोनट जो है जिसको हम कहते हैं नारियल, इसको गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, खासकर कोस्टल क्लाइमेट। लैंड कैसा चाहिए? स्लाइन, यानी कि नमकीन, जैसे कि सी कोस्ट के ऊपर रहता है वैसा। कोकोनट प्लांटेशन सबसे ज्यादा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी कि कुल मिला के जो कोस्टल एरियाज है वहां पर आसानी से इसको उगाया जा सकता है, कोस्टल रीजन्स के अंदर। स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप्ड। अभी एक स्पेशल तरह का ट्री बनाया गया है, मतलब जो कि काफी छोटा होता है लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा नारियल लगते हैं, ऐसा एक पेड़ बनाया गया है। साउथ इंडिया के अंदर कोकोनट ऑयल निकालकर कोकोनट में से यूज किया जाता है एडिबल ऑयल के तौर पर। यानी कि साउथ इंडिया में लोग कोकोनट ऑयल का उपयोग खाने के लिए भी करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग नॉर्थ में या वेस्ट इंडिया में, गुजरात में हम देखें तो हम लोग खाने के लिए अलग अलग तरह के तेल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल का यूज करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल का यूज करते हैं, एक्सेट्रा। वैसे ही साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल का यूज किया जाता है, और कोकोनट का जो पानी है उसको बहुत ही हेल्दी ड्रिंक माना जाता है। आप यहाँ पर जो पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज कैस्टर, कैस्टर कहा जाता है इसको, और ये भी काफी ज्यादा मात्रा में भारत में होता है। कैस्टर, जिसको हम दिवेला भी कहते हैं लोकल भाषा में, ये खरीफ और रबी दोनों तरह की क्रॉप, लगभग 60%, 64% जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड। भारत के बाद चाइना और ब्राजील का नंबर आता है। लगभग 80% जो इसका प्रोडक्शन है वो गुजरात में से आता है। गुजरात काफी ज्यादा मात्रा में कैस्टर प्रोड्यूस करता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ जगह हैं जो और भी कैस्टर को प्रोड्यूस करते हैं। द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, इसके अलावा कॉटन सीड से ऑयल निकलता है, सनफ्लावर से ऑयल निकलता है, पैडी, तेल निकलता है, यानी कि तेल अब हम चलते हैं आगे हॉट बेवरेजेस की तरफ, जहां पर हमारा पहला टॉपिक है टी। टी मतलब चाय। चाय जो है ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेय है जो हम लोग पीना पसंद करते हैं। घर में कोई गेस्ट आए या गोस्ट आए या कोई भी आए, हम चाय पिलाना तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और पीना भी पसंद करते हैं। तो चाय जो है उसका पाउडर के रूप में यूज किया जाता है, उसके पत्ते भी होते हैं, यानी कि पत्ती वाली चाय भी आती है। इसको हम बोलते भी तो चाय पत्ती हैं। इट इज वन ऑफ द मेन ड्रिंक ऑफ इंडिया।
इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया, ये 3 देश हैं, ये लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स हैं। सबसे ज्यादा टी यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, श्रीलंका, चाइना और इंडिया से। अब इसके लिए क्या चाहिए? स्लोपी लैंड चाहिए, जहां पर पानी आसानी से नीचे बह जाए और मिट्टी के अंदर आयरन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि लोहे की मात्रा काफी ज्यादा होनी चाहिए, फिर अच्छे से उगेगी ये फसल। टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री, लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इसके अलावा टी जो है असम में ज्यादा उगाई जाती है, फिर बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस 75% ऑफ द टी। इसमें 75% जो टी है वो सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करते हैं। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ट्री के लीव्स, टी यानी कि चाय के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं जिनसे चाय बनती है, उनको बड़े स्किलफुली, बड़े ही स्किल के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, वरना वो पूरे का पूरा पौधा भी खराब हो सकता है। चलिए कॉफी पीने चलें। कॉफी जो है वो भी माउंटेन्स की स्लोप्स पे ही उगाई जाती है, बड़े बड़े पेड़ों के शेड के अंदर, उनकी छांव के अंदर। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से इसके पत्ते गिर सकते हैं, इस कारण से इसको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। इसको 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए, टेम्परेचर चाहिए लगभग 15 से 28 डिग्री तक, और स्लोपी माउंटेन लैंड चाहिए। कॉफी ज्यादा कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में उगाई जाती है। कुर्ग एरिया जो कर्नाटक का है वो बहुत ही ज्यादा वेल नोन है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स। नट्स में से कॉफी सीड्स निकाले जाते हैं, फिर ग्राइंड किए जाते हैं और फिर इसको एक ड्रिंक के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं कोको की तरफ। कोको जो है वो कोको फ्रूट की सीड से बनाया जाता है। कोको भी एक बेवरेज है, यानी कि एक पेय पदार्थ है, पीने वाला है। चॉकलेट बनती है इसी से, जो आप डेयरी मिल्क खाते हैं वो इसी से बनती है भाई, ध्यान रखिएगा। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल ज्यादा चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज्यादा कोको प्रोड्यूस करती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज। कोको प्रोडक्शन इज ऑन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत में भी इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आपको कैश क्रॉप्स की तरफ ले चलते हैं। कॉटन इज खरीफ क्रॉप। कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है भारत की। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया इज द सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन, यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। भारत का दूसरा नंबर आता है प्रोडक्शन में, यूजेज में और एक्सपोर्ट में। कॉटन जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से निकलता है। तो आपने देखा होगा गुजरात के अंदर काफी ज्यादा कॉटन उगाया जाता है। तो कॉटन जो है उसके पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उस पौधे में से कॉटन को निकाल लिया जाता है। कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है भारत के अंदर। इसके अलावा कॉटन सीड जो होती है उससे तेल बनता है, कॉटन सीड ऑयल, जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी सीड्स और ऑयल केक भी बनता है जो जानवरों के चारे के तौर पे यूज किया जाता है। इसके लिए ब्लैक सॉइल का यूजेज ज्यादा होता है, ब्लैक फ्लावर सॉइल। इसको सॉइल कैसी चाहिए? ऐसी सॉइल जो ह्यूमिडिटी को लंबे समय तक रिटेन कर सके, यानी कि जो गीली रख सके अपने आप को ज्यादा मिट्टी वो। फिर मिनरल ज्यादा होने चाहिए सॉइल के अंदर। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर और 30 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसको। लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में। फ्रॉस्ट डैमेजेस द कॉटन क्रॉप्स। फ्रॉस्ट यानी कि जो ओस वगैरह, माख जो गिरती है सुबह सुबह, जो ओस गिरती है, ड्यू बोलते हैं जिसको, इंडिया की बात करें तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो कुछ नाम यहाँ पर लिए हैं, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा, ये सब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो कि कॉटन उगाते हैं। कॉटन जो है गुजरात के अंदर भी काफी जगहों पर उगाया जाता है। इसके लिए ब्लैक सॉइल जो है वो ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है शुगर केन। शुगर केन जो है ये भी भारत की एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। सबसे ज्यादा शुगर केन जो है वो भारत में ही उगाया जाता है दुनिया में। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर ब्राजील प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में भारत का दूसरा नंबर है ब्राजील के बाद। शुगर केन से शुगर, गुड़, खंडसरी और इथेनॉल बनाया जाता है।
ब्लैक फर्टाइल सॉइल इसके लिए जरूरी है। ब्लैक फर्टाइल एलुवियल सॉइल, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको, रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने को उगाता है, लेकिन महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो लीड करता है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उगाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। गुजरात के अंदर भी, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में इसको उगाया जाता है। जूट की बात करें भी तो जूट है, इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। भारत सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में। जूट फाइबर जो है उसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट से क्लोथ्स, गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रोप्स, बैग्स, फुटवियर, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स, ये सब इससे बनते हैं। भारत जो है वो बांग्लादेश का काफी कंपटीशन लड़ रहा है जूट प्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पे लेबर जो है वो काफी चीप है जूट इंडस्ट्री में। तो जूट को उगाने के लिए हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए। डेल्टा रीजन यानी कि नदियों के मुहाने जो होते हैं वहां की जगह चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है जो जगह। फिर जो मतलब जो नदियां अपने साथ जो नए नए सेडिमेंट्स यानी कि बहाकर लाती है ना ऊपर से मिट्टी और रेत के कण, वो जहां पर बिछ जाते हैं वो एरिया जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, वो जगह इसको चाहिए उगने के लिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, क्लाइमेट हॉट चाहिए और ह्यूमिड चाहिए, टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस कम से कम चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी चीजें जो हैं जो जूट से बनाई गई है। टेम्परेचर एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि बारिश इनको काफी चाहिए। जूट भारत के अंदर गंगा डेल्टा रीजन में उगाया जाता है, बंगाल में, असम में, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी। अब आपको ले चलते हैं टोबैको की तरफ, जो कि भारत का एक काफी पसंदीदा खाने वाली चीज है। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं टोबैको को, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप में से कोई भी इसको कभी भी टच नहीं करे, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। टोबैको जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए सैंडी सॉइल, 20 सेंटीमीटर टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये सुइटेबल है। सॉइल की बात करें, सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट। सॉइल इसके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि क्लाइमेट इतना जरूरी नहीं है जितना सॉइल इसके लिए जरूरी है टोबैको कल्टीवेशन के लिए। दुनिया के 4 मुख्य कंट्री जो हैं टोबैको प्रोडक्शन वाले वो हैं चाइना, ब्राजील, इंडिया और यूएस। ये 4 मेन ऐसे कंट्रीज हैं जो टोबैको प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भारत में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में टोबैको उगाया जाता है। और बहुत सारे यहाँ पर गुजरात के भी एरियाज हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर टोबैको उगता है। लगभग 80% जो है ऑफ बीडी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात। 80% जो बीड़ी के अंदर तंबाकू डाला जाता है वो गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है। टोबैको का यूज और कहाँ होता है? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ जैसी चीजों के अंदर। ये सब नशीली चीजें हैं, तो इसका उपयोग कभी जीवन में हमें नहीं करना चाहिए। टोबैको कंजप्शन इज हार्मफुल टू हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक रहती है। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा। तो सिक्किम जो है उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारी सरकारें, ऑल्दो सरकारों को इससे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है टोबैको और लीकर से, लेकिन फिर भी सिक्किम ने पहला कदम उठाया और इन सब चीजों को बैन कर दिया है, टोबैको और गुटखा को। तो अगर हमारे सारे देश के अंदर ये चीजें बैन हो जाएं तो धीरे धीरे इसका उपयोग भी बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं रबर की तरफ। रबर जो है वो पेड़ की, जो एक पेड़ है जिसमें से रबर का जो पेड़ है उसमें से जो दूध निकलता है, मिल्क जो है, उससे ये बनता है। इसके पेड़ को बोलते हैं लेटेक्स ट्री। उससे निकलने वाले दूध से रबर बनती है। इसमें एसिटिक एसिड मिक्स किया जाता है। इस मिल्क के अंदर जो मिल्क रबर के पेड़ से, लेटेक्स पेड़ से निकलता है, उसके अंदर मिल्क ऐड किया, उसके अंदर एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है और फिर उसको हीट किया जाता है लो टेम्परेचर, फिर आपको रबर मिल जाती है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टायर्स, ट्यूब्स एटसेट्रा। रबर प्लांटेशन जो है वो हॉट और ह्यूमिड जगहों पर ज्यादा कैरी ऑन की जाती है, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है। मलेशिया सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता है। मलेशिया नंबर 1 पे है रबर प्रोडक्शन में। भारत के अंदर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसी जगह हैं जो कि रबर को प्रोड्यूस करती है। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। गुजरात जो है उसका पहला नंबर आता है कमिन सीड प्रोड्यूस करने में, फिर फेनल सीड, इसबगोल, ये सब वो चीजें हैं जो मसाले जो हमारी रसोई में मम्मी यूज करती हैं आपकी। इसके अलावा इंडिया लीड करता है प्रोडक्शन में, किस चीज के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में? कोरिएंडर, फेनुग्रीक,
मस्टर्ड, सुवा, एजवाइन एटसेट्रा। भारत लगभग 35% कंट्रीब्यूट करता है इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स जो है, मसाले जो हैं, इनमें लगभग 35% प्रोडक्शन भारत का रहता है। इंडिया ब्लैक पेपर, सिनेमोन, क्लव, ये विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड पे हैं। इन चीजों को बहुत डिमांड है। इसके अलावा अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंदी आवल, व्हाइट मुसली, मधुनाशिनी, अशोक, गरमल, लिंडी पेपर, गालो, एलोवेरा एटसेट्रा, ये सब चीजें भी मेडिसिनल प्लांट्स में इंक्लूड की जाती हैं। मेंथोल, मिंट, पैलरोजा, लेमन ग्रास एटसेट्रा, ये सब चीजें भी इसी के अंदर आती हैं। यानी कि ये सब चीजें भी भारत में उगाई जाती हैं और इनका पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। आगे हम चलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की तरफ। फ्रूट्स की बात करें, इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, एप्पल एटसेट्रा, बहुत सारे फ्रूट्स भारत में उगते हैं। बनानास तमिलनाडु में उगाए जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र में भी उगाए जाते हैं। एप्पल्स जो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ग्रेप्स उत्तराखंड, महाराष्ट्र एटसेट्रा में उगाए जाते हैं। तो यानी कि बहुत सारी जो फसलें हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो भारत में उगाए जाते हैं। एज अ ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अफगानिस्तान। भारत के अंदर जो ग्रेप्स हैं वो काफी कम मात्रा में उगाए जाते हैं, इसलिए इसको हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स भी भारत में उगाए जाते हैं। फ्लावर्स जैसे कि रोज, जूही, मोगरा, गलगोटा एटसेट्रा, ये बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो भी भारत में उगाए जाते हैं। तो हमने देखा कि काफी जो फसलें हैं वो भारत में उगाई जाती हैं। इसके बाद